हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों के अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग कल चैप्टर नंबर 4 का जो है पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का ही आज पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। और उम्मीद कीजिए कि आज जो है चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेंगे आज 4 नंबर चैप्टर का, ठीक है। देखते हैं, अगर 4 नंबर चैप्टर अगर आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल आप लोगों को एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए कि देखिए, आप अगर लाइक करिएगा तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा कि टाइम टू टाइम आपको वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। और कोई भी सुझाव होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है एकदम, बिल्कुल कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हाँ सर, ये बताइए, ये दिक्कत है, ये डाउट है सर, आपको ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए सर, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से वीडियो में आपको जो कमेंट करना हो कमेंट कीजिए, बताइए हमें, ठीक है, जिससे हम उसका सोल्यूशन कर पाएँ, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी उसका जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और वीडियो का यूट्यूब का जो लिंक, सॉरी, एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए बना दिए हैं, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं उसका जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई करके है। उसका टेलीग्राम का जो लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? 4 नंबर चैप्टर हम लोग देख चुके थे, ये सब चीज़ें मैलेट के बारे में पढ़ चुके थे, पंच के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, कटिंग टूल के बारे में भी हम लोग। यहाँ से देखिए, आज हम लोग जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 4.5 से, नोच से, ठीक है। हम लोग का जो अगला टॉपिक था यहीं से था, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग रेडी हैं तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, ठीक है। नोच, जो टॉपिक का नाम है नोच है, ठीक है। चलिए देखते हैं नोच क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब सीट मेटल को लेआउट से काटा जाता है तब सीट मेटल को जोड़ने के लिए कुछ अंतराल उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि नोच कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कार्य को निश्चित आकार में मोड़ा जा सकता है तथा कार्य को जो है कार्य को अच्छी तरह से असेंबल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के नोच नीचे चित्र में दर्शाए गए हैं। देखिए, ये जो है इस तरीके से बनाया गया, अलग अलग जो फ्लग जो है इसे जोड़ करके एक नोच बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए क्या है, ये है स्ट्रेट नोच, ठीक है। और ये वाला स्क्वायर नोच, ये वाला है जो है स्लॉट नोच, और ये है वी नोच। देखिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये रिवेट एवं उनके प्रकार, जो रिवेट होते हैं उनके प्रकार क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, चादरों को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है। यह नरम धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, ब्रास, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील आदि के बनाया जाता है। ये रिवेट क्या होता है, रिवेट कहाँ यूज होता है, वाइब्रेशन जहाँ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ हम लोग रिवेट का उपयोग करते हैं। जैसे मशीन में अगर बोले तो आप हवाई जहाज़ देखे होंगे, हवाई जहाज़ में देखिएगा वहाँ पे नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे रिवेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन बहुत अधिक होती है, तो इसलिए वहाँ रिवेट का उपयोग किया जाए। रिवेट भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं देखिए यहाँ से रिवेट, देखिए क्या है, यहाँ पे देखते हैं रिवेट के हेड के आकार के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। चित्र में विभिन्न प्रकार के रिवेट दर्शाए गए हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या है, काउंटर सिंक रिवेट। दूसरा नंबर में है ओवल काउंटर सिंक रिवेट। तीसरा नंबर में आपका तीसरा नंबर में क्या है, स्नैप हेड रिवेट। और चौथा नंबर में आपका है मशरूम हेड रिवेट, ठीक है। और ई नंबर में आपका पिन हेड रिवेट। उसके आगे एफ नंबर में फ्लैट हेड रिवेट, ठीक है। देखिए यहाँ रिवेट के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ से जो है, देखिए रिवेट का जो है कैलकुलेशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिवेट की जो है रिवेट की विशेषताएँ देने के लिए उसकी धातु लंबाई, व्यास तथा हेड का प्रकार बताना आवश्यक है। रिवेट का व्यास तथा लंबाई इंच में निम्न प्रकार निकाली जाती है। देखिए रिवेट का व्यास जो है हम लोग उसके लिए फार्मूला उपयोग करते हैं। रिवेट के व्यास के लिए D = 1.2 × T, ठीक है। तथा रिवेट की लंबाई
एल बराबर टी प्लस 1.5 इंटू डी। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए काउंटर, यहाँ पे देखिए क्या है, काउंटर सिंक रिवेट के लिए लंबाई निम्नलिखित फॉर्मूलों से निकाली जाती है। देखिए यहाँ से एल सी इजकल टू टी प्लस 0.6 इंटू डी। ठीक है, काउंटर सिंक, यहाँ पे देखिए काउंटर सिंक रिवेट का व्यास उसी फार्मूला से निकाली जाती है, डी बराबर 1.2 इंटू टी। ठीक है, ये वाला फार्मूला से ये जो है ये दोनों सेम है, इससे निकाला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, रिवेटिंग जोड़। ठीक है, ये जो पॉइंट है रिवेटिंग जोड़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रिवेट के द्वारा चादरों को जोड़ने के लिए दो प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला जोड़ को हम लोग कहते हैं, पहला जोड़ है आपका लैप जॉइंट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए लैप जॉइंट में जोड़े जाने वाली चादरों के सिरों को एक दूसरे पर चढ़ाकर रिवेटिंग करते हैं। इसमें अलग से कोई चादर का टुकड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जोड़ की मजबूती को ध्यान में रखते हुए रिवेट का दो अथवा तीन पंक्तियां लगाई जाती है। तदनुसार उन्हें सिंगल रिवेटेड लैंप जॉइंट तथा डबल रिवेटेड लैंप जॉइंट आदि कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला इसमें देखिए क्या है, डबल रिवेट लैंप जॉइंट पंक्तियों की संरचना के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, चेन टाइप तथा जिग जैग टाइप। ठीक है, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आगे देखिए, ये है आपका ए टाइप में क्या है, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। ठीक है, और दूसरा नंबर में आपका डबल रिवेट लैप जॉइंट चेन। ठीक है, और तीसरा नंबर में आपका डबल रिवेट लैप जॉइंट जिग जैग। ठीक है, देखिए इस तरीके से जिग जैग करके बनाया जाता है। ठीक है, लैप में आमने सामने बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, डबल रिवेट, सिंगल रिवेट और जिग जैग रिवेट में। ठीक है, ये आपका प्रकार हो गया। देखिए फिर अलग अलग से एक एक करके यहाँ पे दिया गया है। क्या है आपका दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है, बट जॉइंट। बट जोड़ बनाने के लिए जोड़े जाने वाले चादर के सिरों की टक्कर मिलते हैं तथा उस पर अलग से एक चादर का टुकड़ा रखकर उसके दोनों सिरों में रिवेटिंग करते हैं। इस चादर के टुकड़े को स्टैम्प कहते हैं। ठीक है, जोड़ की मजबूती के अनुरूप एक या दो स्टैम्प प्रयोग किए जाते हैं। तदनुसार जोड़ को सिंगल स्टैम्प अथवा डबल स्टैम्प जॉइंट कहते हैं। इसमें भी सिंगल रिवेटेड तथा डबल रिवेटेड जोड़ बनते हैं। ठीक है, देखिए किस टाइप के होते हैं, दिखता है यहाँ पर, दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें इस टाइप का कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आपका सिंगल स्टेप बट जॉइंट और यह डबल स्टेप बट जॉइंट। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है बट जोड़ के प्रकार करते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग बट जॉइंट करते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल करते हैं और इसमें डबल अलग अलग से बट लगा करके करते हैं। ये जो छोटा वाला दिख रहा है आपको, यही बट है, ये सिंगल है, इसमें डबल है दोनों साइड में। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट में देखते हैं रिवेटिंग औजार। ठीक है, रिवेटिंग औजार क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से ये वाला पॉइंट है क्या है, देखिए रिवेट को चादरों अथवा प्लेटों में लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार प्रयोग किए जाते हैं। इनमें प्रमुख औजार निम्न प्रकार हैं। एक नंबर में देखिए क्या है, रिवेट सेट एक खोखला पंच होता है। इसके छिद्र में रिवेट का स्टेम चला जाता है। इसका उपयोग दोनों चादरों को एक दूसरे के बहुत निकट लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग रिवेट सेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, रिवेट सेट, इसे रिवेट सेट बोलते हैं। देखिए ये टोटली दिख रहा है यहाँ पे रिवेट सेट। ठीक है, इसको, और ये जो होता है नीचे में, इसको हम लोग बोलते हैं डोली। ठीक है, ये डोली होता है। ठीक है, टोटली जो है ये है क्या है, रिवेट सेट है। ठीक है, आगे देखिए रिवेट डोली क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है यहाँ पर रिवेट डोली। देखिए डोली का उपयोग रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसके फेस पर रिवेट के हेड को सेप का गड्ढा जो है पहले से बना होता है। इसका प्रयोग करने से रिवेट के हेड की शेप खराब नहीं होती। चित्र ए तथा बी के उसका उपयोग किया गया है। देखिए कहाँ पे है, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, पहले ये पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ये वाला पॉइंट है क्या है,
देखिए रिवेट स्टेप स्नैप क्या है, रिवेट स्नैप का प्रयोग रिवेटन के पश्चात रिवेट को सही स्वरूप प्रदान करना होता है। इसका उपयोग रिवेट के दोनों ओर समान आकार व आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह जो हैमर होता है यहाँ पे, और ये रिवेट सेट होता है, और ये जो होता है डॉली होता है। ठीक है, ये होता है रिवेट स्नैप। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, रिवेट 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 ड्रिफ्ट क्या होता है उसके बारे में देखिए। रिवेट ड्रिफ्ट एक सिलेंड्रिकल पंच होता है। रिवेट ड्रिफ्ट एक सिलेंड्रिकल पंच है जो विभिन्न व्यासों में उपलब्ध होता है। दोनों चादरों के छिद्रों को संरेख करने के लिए छिद्रों के साइज का ड्रिफ्ट उनमें से पास कराया जाता है। देखिए ये है ड्रिफ्ट होता है रिवेट को, जो इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये जो है रिवेट ड्रिफ्ट है। ठीक है, इसे ही रिवेट ड्रिफ्ट का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला देखिए, अगला क्या है, कोकिंग औजार। ठीक है, ये कोकिंग औजार क्या होता है इसको देखिए कोकिंग कोकिंग औजार क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्लेटो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है। प्लेटो के अनुसार तथा रिवेटों के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलने के लिए कॉगिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका कॉगिंग औजार। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा दिखता है, देखिए कॉगिंग औजार है, इसके हेल्प से हम लोग जो है इसको फिट करते हैं। ठीक है, रिवेटिंग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है आपका यहाँ पे फुल रिंग औजार। ठीक है, फुल रिंग औजार क्या होता है उसके बारे में देखिए। दोनों प्लेटों में किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए फुल रिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इस तरीके का ये दिखता है। क्या है ये, फुल रिंग औजार है। ठीक है, ये जो है आपका ये वाला जो यहाँ से दिख रहा है ये फुल रिंग औजार है। इस तरीके से इसको फिटिंग करने के लिए जो फुल रिंग औजार का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आगे पीछे करने के लिए। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हम लोगों का धातु चादर कार्य संबंधित सावधानियाँ। जब भी हम लोग धातु की चादर कटिंग फिटिंग या रिवेटिंग करेंगे तो उससे सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, सीट मेटल कार्य निम्न सावधानियाँ अपेक्षित है। क्या क्या है उसके बारे में देखिए। पहला पॉइंट क्या है, धातु चादर पर खींची गई विमाएँ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार के दोष से बचा जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, विविध प्रकार के औजारों का प्रयोग बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, विविध किस्म के जोड़ बनाने में सिरों के मिलान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, चादरों में सुराख करने की प्रक्रिया बेहद सावधानी से करनी चाहिए। पाँचवें नंबर में क्या है, स्नीप से चादर काटने के पश्चात उस पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। छठा नंबर क्या है, हमेशा तेज़ धार वाले कतरन औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे अच्छे तरीके से आपका जो है कटिंग हो पाएगी, फिटिंग हो पाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से सातवां नंबर में क्या है, देखिए धातु चादर को काटने के पश्चात उसके किनारों की बर हटा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आठवें नंबर में देखिए ढीले हैंडल वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 नंबर में देखिए क्या है, सोल्टिंग करते समय फ्लक्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए जिससे अच्छी तरीके से सोल्टिंग कर पाइएगा आप। ठीक है, 10वां नंबर पॉइंट में देखिए धातु चादर को मोड़ते समय जो है फोल्डिंग प्रकार के वाइस में जो है उपयुक्त तरीके से मजबूती से पकड़ना चाहिए। ठीक है, जिससे कि अच्छे तरीके से वाइस में फंसा देंगे, फिट कर देंगे तो जो है सोल्डिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आप फोल्डिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, थ्रेड गेज। ठीक है, थ्रेड गेज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए एक नोट में दिया गया है, थ्रेड गेज एवं उसके उपयोग आदि के विस्तारपूर्वक अध्ययन के लिए पूर्व में दिए गए अध्याय 3 सप्ताह 4-5 का अवलोकन करें। ठीक है, जो है इसमें जो दिया गया है 4 और 5 का जो अवलोकन किया हम लोग उसमें समझ में आ जाएगा इस टोटल का थ्रेड का जो है गेज का डिटेल। ठीक है, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए कारपेंट्री औजार। ठीक है, ये अगला पॉइंट हम लोग कारपेंट्री औजार, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। कारपेंट्री औजार, कारपेंट्री एक स्वतंत्र व्यवसाय है परंतु वर्तमान युग में प्रत्येक शिल्पकार को
शिल्पकार को इस व्यवसाय के मूलभूत सिद्धांतों एवं औजारों का ज्ञान हो तो वह अपने व्यवसाय से संबंधित कारपेंटरी के छोटे मोटे कार्य स्वयं कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी इससे संबंधित ज्ञान अति अति जो है अत्यधिक उपयोगी होता है। अतः उसे सिद्ध कार्य प्रक्रियाओं से भी अवगत होना आवश्यक होता है। ठीक है। कारपेंटरी व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य प्रमुख दस्ती औजार निम्नवत है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। देखिए, एक नंबर में क्या है, बॉल पिन हैमर, दूसरा नंबर में पेचकस, तीसरा नंबर में ट्राई स्क्वायर और अगला है कम्बिनेशन प्लायर। उसके बाद है पिंसर प्लायर और जो है रास्प कट रेती या त्रिभुजाकार रेती। उसके बाद ठंडी छेनी और पंच। इतने जो है एक कारपेंटर जो होता है या फिर एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास इतना औजार तो होना ही चाहिए मॉडरेटर में। ठीक है। नोट में देखिए एक पॉइंट दिया गया क्या है, उसको देख लेते हैं हम लोग। उपरोक्त हस्त औजारों का वर्णन पूर्व अध्याय 2 एवं 3 में किया जा चुका है। ठीक है। इसमें इनके अतिरिक्त निम्न प्रकार के हस्त औजारों का प्रयोग कारपेंट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। हम लोग पहले ही चैप्टर नंबर 2 और 3 में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, फोल्डिंग पैमाना। दूसरा नंबर में हस्त आड़ी, तीसरा नंबर में रंदा, चौथा नंबर में मार्किंग गेज, पाँचवें नंबर में कारपेंट्री छेनी और छठा नंबर में कारपेंट्री वाइस और सातवें नंबर में जी क्लैम्प। ठीक है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए आगे क्या है यहाँ पे। देखिए क्या उपरोक्त औजारों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए जो हम लोग इतना देख रहे हैं 7 को, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है, इधर देख लेते हैं। सबसे पहले है फोल्डिंग पैमाना। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है फोल्डिंग पैमाना। कारपेंट्री व्यवसाय में 2 फीट लंबाई का चार पत्तों वाला पैमाना प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सिरे पर इंचों के चिन्ह तथा दूसरे सिरे पर सेंटीमीटर्स के चिन्ह अंकित होते हैं। इसके अंशांकनों के सुनिश्चित 1 mm तथा 1/16 इंच होती है। फोल्डिंग पैमाने के अतिरिक्त कारपेंट्री व्यवसाय में स्टील रूलर तथा 10 मीटर लंबाई का स्टील श्रिंक रूलर का भी प्रयोग किया जाता है। स्टील रूलर 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस पर इंचों तथा सेंटीमीटर दोनों प्रकार का अंशांकन किया जाता है। इसके द्वारा सेंटीमीटर के न्यूनतम 0.5 mm तथा इंच में न्यूनतम 1/64 इंच रैखिक माप नापी जा सकती है। ठीक है। ये जो है इसे फोल्डिंग पैमाना से हम लोग जो है मिनिमम जो है 0.5 mm और मैक्सिमम हम लोग 10 मीटर तक का हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको स्टील रूल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा स्टील रूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए इस तरीके का दिखता है आपका फोल्डिंग पैमाना। देखिए क्या है, स्टील श्रिंक रूलर में भी इंचों तथा सेंटीमीटर्स दोनों माप प्रणालियों का अंशांकन किया जाता है। इंचों में न्यूनतम माप 1/8 इंच तथा सेंटीमीटर में न्यूनतम माप 1 mm होती है। ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा दोनों मीटर में भी और इंच में भी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। सेंटीमीटर से लेकर इंच में mm तक होता है। इसे हम लोग जो फोल्डिंग पैमाना करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। अगला देखिए, अगला हस्त आड़ी, दूसरा नंबर पॉइंट है। हम लोग देख चुके थे हस्त आड़ी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसके द्वारा लकड़ी को आवश्यक आकार में काटा जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 26 इंच सेंटीमीटर में अगर बोला जाए तो 66 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसके दांत अंदर की ओर गति करने में लकड़ी काटते हैं। इसमें दांतों की संख्या 4 से 10 तक प्रति इंच, यानी कि TPI जो होता है इसको जो है टूथ पर इंच होती है। ठीक है। आरी का ब्लेड एक और अधिक चौड़ा तथा दूसरी ओर कम चौड़ा रखा जाता है। अधिक चौड़े सिरे पर एक लकड़ी का हस्ता पेंचों अथवा रिवेट के द्वारा कस दिया जाता है। ठीक है, जिससे इस तरीके से दिखाई देता है आपका जो है आड़ी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग
इसे हैंडल बोलते हैं, इसे बैक बोलते हैं, इसे ब्लेड बोलते हैं, इसे टो बोलते हैं, इसे टिप बोलते हैं, इसे दांत बोलते हैं। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है, बेसिक। आगे देखिए क्या आरी के प्रकार, ठीक है, आरी के प्रकार है, यानी कि टाइप ऑफ सो है, ठीक है, टाइप ऑफ सो। देखिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कारपेंट्री में दस्ती औजार के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के आरियाँ भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एक नंबर में कंपास आरी, दूसरे में फ्रेट आरी, तीसरे नंबर में रिप आरी और बो आरी, और जो अगले 5 नंबर में है कास्ट कट क्रॉस कट आरी, और 6ठा नंबर में आपका कोपिंग आरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो जो पहला है इसे डिफाइन किया गया, देख लीजिए। कंपास आरी क्या होता है, देखिए। कंपास आरी का प्रयोग थोड़ी जगह में टेढ़ी चिराई करने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसका ब्लेड एक तरफ से नुकीला होता है। देखिए इस तरीके से इसे दांत कटे होते हैं, नुकीला होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास आरी बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखिए, अगला पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है इसका, यह है यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है फ्रेट या गीज आरी, ठीक है, या जिग आरी बोलते हैं। फ्रेट या जिग आरी क्या होता है इसके बारे में देखिए। इसकी संरचना है 100 लोहा काटने की आरी इसको बोलते हैं। देखिए यह समान होती है, जो है यह हैक्सो के समान होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसके द्वारा साधारण हैक्सो की अपेक्षा लकड़ी को ज़्यादा सफाई तथा गहराई से काट सकती है, ठीक है। इसका जो होता है, जो फ्रेम होता है बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इसमें गहराई तक काट सकते हैं, जो इसमें कोई फंसेगा नहीं, ठीक है। अच्छे तरीके से आप कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसको क्या कौन सा आरी बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाले को इसको फेड आरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया फेड आरी या जिग आरी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, 3 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, रिप आरी, ठीक है। ये वाला जो है रिप आरी है। देखिए रिप आरी को देखते हैं। यह आरी लकड़ी के रेशों को काटने हेतु प्रयोग की जाती है। इसमें दांतों की संख्या प्रति इंच में 2 होती है तथा इसके दांतों का कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है गाइस। ये जो होता है रिप आरी होता है, ये कुछ इस टाइप का आपका दिखाई देता है रिप आरी, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं लकड़ी का हैंडल। ये लकड़ी का हैंडल बना होता है और ये हील होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ये हील होता है और इसे हम लोग बैक बोलते हैं, इसे हम लोग ब्लेड बोलते हैं और इसे टो बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे टिप बोलते हैं और ये सब दांतें कटी होती है, ठीक है। यहाँ पे दांत लिखा भी हुआ है। इसे कौन सी आरी बोलते हैं हम लोग, रिप आरी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, बो आरी। बो आरी क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, बो आरी क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए यह आरी देखने में फ्रेम के समान होती है। यह आरी बाहर की गोलाई या डिजाइन काटने के काम आती है। इसके फ्रेम में 12 इंच से 16 इंच तक लंबाई का ब्लेड लगा होता है। इसे फ्रेम आरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रेम आरी भी इसे हम लोग कहते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का ये दिखाई देती है, ठीक है। ये कौन सा आरी बोलते हैं, वो आरी। इसका ये आर्म होता है और ये हैंडल होता है, ठीक है। यह ब्लेड इस तरीके से इसमें लगा होता है। ऊपर में बोर्ड होता है, उसके ऊपर में जो है, देखिए उसके ऊपर में जो है रीटरिंग किया जाता है और यहाँ पे एक लीवर लगा होता है, ठीक है। इस तरीके से बोआरी दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये बोआरी का सिंबल है, ठीक। अगला देखिए, अगला 5 नंबर पॉइंट क्या है, क्रॉस कट आरी, ठीक है। ये देखिए क्या है, क्रॉस कट आरी। उसके बारे में देख लेते हैं क्रॉस कट आरी के बारे में। इस आरी में दोनों तरफ हत्थे होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हत्थे होते हैं, मतलब हैंडल होती है दोनों तरफ। हाँ, इस आरी की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसके दांतें प्रति इंच 5 से 7 होते हैं। एक इंच में 5 से 7 दांतें होती है, ठीक है गाइस। और दांतों का कोण जो होता है 70 डिग्री से लेकर के 85 डिग्री तक होता है। इसलिए यह लकड़ी को तिरछे रेशों में जो है आसानी से काट सकती है। इस आरी का उपयोग लकड़ी के तख्तों को जो है तिरछा काटने हेतु किया जाता है। तो लकड़ी का जो तख्ता होता है उसे तिरछा काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट आरी का उपयोग करते हैं। इसमें 2 हैंडल होता है, यहाँ भी हैंडल होता है, यहाँ भी हैंडल होता है, ठीक है। और नीचे में साइड में ब्लेड होता है, ऊपर में जो है इसका बॉडी होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है अगला पॉइंट, यह है कोपिंग आरी। कोपिंग आरी क्या होता है उसके बारे में देखिए।
ये आरी भी फ्रेम में ही कसी हुई होती है। ये आरी जो है फ्रेम में ही कसी हुई होती है। इसका फ्रेम लोहे का होता है जो कि बल के समान ही काफ़ी पतला महीन होता है, ठीक है। इसके फ्रेम में लगे ब्लेड की लंबाई 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होती है। छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन को पाइप काटने में उपयोग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 3 नंबर में क्या है, रंदा, ठीक है। ये है कास्ट की सतह को समतल तथा चिकना बनाने के लिए औजार यानी कि रंदा कहलाती है, ठीक है। जो हम लोग चिकना करते हैं रगड़ रगड़ करके उसे रंदा कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा कास्ट की सतह को छीलन के रूप में कास्ट की परत को जो स्पष्ट कर पृथक कर सतह को समतल बनाया जाता है, ठीक है। देखिए रंदा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में देख लीजिए एक बार। क्या रंदे के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जैक रंदा, दूसरा होता है आपका चिकना रंदा और तीसरा होता है पैताम रंदा, ठीक है। तो देखिए पहले बारे में देख लीजिए जैक रंदा क्या होता है। तो देखिए यह बड़े आकार का रंदा है जिसके द्वारा कास्ट की सतह को जो प्रारंभिक समतलता प्रदान की जाती है। इसमें मुख्यतः बॉडी दस्ता नोब कतरन ब्लेड और उसके सतह पुर्जे होते हैं। उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर होती है और इसके ब्लेड की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। ये आप देखे भी होंगे, ये वाला रंदा कई जगह आपको देखने को मिलता है। इसे में बोलते हैं जैक रंदा, ठीक है। ये जो उसकी बॉडी होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नट जो दिख रहा है ये होता है, इसको बोलते हैं लोग संयोजन नट, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये इसको हैंडल बोलते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसे हैंडल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है जो ऊपर में छोटा सा दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का होता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पार्श्विक संयोजन लीवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे एक और लगी होती है ब्लेड टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग आयरन या ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आगे एक और पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेम। देखिए आगे जो होता है उसको क्रेम बोलते हैं। उसके ऊपर एक लीवर कैप स्क्रू होता है, ठीक है, जिसके सहायता से कसते हैं और इसे नोब बोलते हैं, ठीक है। इसे ही पकड़ के खींचने के काम करते हैं। और यह नीचे निचला भाग होता है जिसके कारण यहाँ से छीलन करते हैं, ठीक है। लकड़ी पर रगड़ेंगे तो रद्दा के से तो छीलन का काम करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है। दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पर चिकना रंदा। यह कैसा होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यह छोटे आकार का रंदा है जिसके द्वारा कास्ट की सतह को चिकना बनाया जाता है। इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और यह अपेक्षाकृत कम छीलन उतारता है। इसके ब्लेड की चौड़ाई भी बड़े रंदे की अपेक्षा कम 4 सेंटीमीटर होती है। इसकी संरचना लगभग बड़े रंदे के समान ही होती है। देखिए ये भी सेम है, बस साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसको चिकना रंदा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है, पैताम रंदा, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, पैताम रंदा। यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रयोग किसी कास्ट खंड के किनारे पर जो पैताम बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ब्लेड को इस प्रकार लगाया जाता है कि यह कास्ट खंड में समकोण पर कटाई कर सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप का आपका दिखाई देता है पैताम रंदा, ठीक है। देखिए ये आपका ये हैंडल होता है, ये जो होता है ब्लेड होता है और यहाँ पे जो होता है ये थंब स्क्रू के साथ कैप लगा होता है, ठीक है। और आगे जो होता है इसका जो है गहरा जेग होता है, ठीक है, गेज होता है, ठीक है, गेज। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, जिसे हम लोग पैताम रंदा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, मार्किंग गेज। मार्किंग गेज क्या होता है इसके बारे में देखिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ से क्या, कारपेंट्री में मार्किंग हेतु एक विशेष प्रकार के मार्किंग औजार का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा किसी कास्ट खंड के किनारे के समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इसमें स्टेक फ्रेम से स्पर तथा थंब या लॉक नामक भाग होता है, ठीक है। देखिए आगे और क्या है, इस औजार के स्टेक को स्पर से वांछित दूरी पर संयोजित किया जा सकता है। स्पर एक
नुकीला स्टील की पिन होती है। नुकीला स्टील की पिन होती है जो कास्ट खंड पर रेखाओं की मार्किंग करती है। ठीक है, ये जो होता है ये लॉक होता है, ये स्टीम होता है, ये स्ट्रोक होता है। ठीक है, और एक नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है पिन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोफर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यह है आपका स्पर। ठीक है, ये जो होता है इसको आगे पीछे करते हैं हम लोग, तो क्या होता है लॉक को जब टाइट करेंगे तो इस पर जो है मार्किंग करने का ये काम करती है। ठीक है, इससे मार्किंग कर पाते हैं। देखिए क्या है, कारपेंट्री है तो चिन्हित औजार, इसे चिन्ह करने में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है, कारपेंट्री छेनी। ठीक है, हम लोग चीजल के बारे में पढ़ेंगे, छेनियाँ क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है इस टॉपिक को देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है। कारपेंट्री में कास्ट हस्ते युक्त कास्ट दस्ते युक्त लंबी छेनियाँ प्रयोग की जाती है। इसमें ब्लेड नेक शोल्डर टैंग हैंडल तथा फेरुल नामक भाग होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग भाग होते हैं इतने सारे। देखिए आगे का अगला पॉइंट है कारपेंट्री छेनियों के प्रकार। कारपेंट्री छेनी जो होती है वो भी बहुत सारे प्रकार की होती है। देखिए क्या है, कारपेंट्री छेनी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है देखिए। एक नंबर में क्या है, फ्रेम छेनी। दूसरा नंबर में वेबल एज फॉर्मर छेनी। सी में है पैरिंग छेनी और डी में है मोर्टिक छेनी। ठीक है, तो अलग अलग करके एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, फॉर्मर छेनी। ठीक है, देखिए फॉर्मर छेनी को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्मर छेनी क्या होता है, इसका ब्लेड आयताकार होता है। इसकी चौड़ाई 0.3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। ब्लेड की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः छेनी कार्य में किया जाता है। इसकी जो है क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई कितना होता है 0.3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की उसकी लंबाई होती है। ठीक है, छेनी की। ठीक है, इसे कौन सा छेनी बोलते हैं, फॉर्मर छेनी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, वेबल एज फॉर्मर छेनी। इसके बारे में देखते हैं। इसके ब्लेड के दोनों किनारे पूरी लंबाई में वेबल किए हुए होते हैं। इसका उपयोग नुकीले कोनों की सफाई हेतु किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है यह है पैरिंग छेनी। इसका ब्लेड वेबल किनारों वाला परंतु लंबा 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसका उपयोग लकड़ी को चीरने तथा कास्ट जोड़ की सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस इसे हम लोग को देखना है, बहुत ज़्यादा इसमें से ध्यान नहीं रखना है, उतना खास नहीं है ये चैप्टर, बस एग्जाम में थोड़ा बेसिक इसमें से पूछ देता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को देख लेना है। और एक इलेक्ट्रिशियन को जो नॉलेज होना चाहिए, टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे आप बता पाएँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है आपका मोर्टिस छेनी। ठीक है, मोर्टिस छेनी के बारे में देख लीजिए। इसका ब्लेड मजबूत तथा वर्गाकार प्रस्थछेदीय होता है। ठीक है, इसका उपयोग कास्ट कार्यखंडों के आयताकार छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। देखिए ये अलग अलग तरीका होता है। ये होता है आपका फॉर्मर छेनी। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद ये वाला जो आपका होता है ये होता है वेबल एज छेनी। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पेरिंग छेनी। और जो सबसे लास्ट वाला होती है मोर्टिस छेनी होता है। ठीक है, जो है विभिन्न प्रकार की छेनी, अलग अलग 4 प्रकार की जो छेनी होती है इसका फोटो आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, कारपेंट्री वाइस। कारपेंट्री वाइस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कारपेंट्री वाइस इसको देख लेते हैं इस पॉइंट को। कारपेंट्री व्यवसाय में बड़े आकार की वाइस प्रयोग की जाती है। इसके जबड़ों के बीच की दूरी को 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट तक संयोजित की जा सकती है। ठीक है, ये बहुत लंबा होता है ये। ठीक है, फिगर में छोटा दिख रहा है, ये आपके बेड के साइज़ का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, 4 फीट समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, वास्तव में यह दस्ती औजार नहीं है, यह आपूर्ति कार्यशाला औजार है। इसमें एक अचल जबड़ा यानी कि फिक्स जौ हो तथा एक सचल जबड़ा यानी कि मूवेबल जौ होता है। ठीक है, सचल जबड़े को
एक दस्ते को घुमाकर स्पिंडल पर गतिमान करके आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इस तरीके जो है इस तरह दिखाई देता है। ये आपका हैंडल होता है, ये स्पिंडल होता है यहाँ पे, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चल जबड़ा स्पिंडल, और उसके आगे जो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अचल जबड़ा स्पिंडल। ठीक है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये कारपेंट्री वाइस है। ठीक है, उसके बाद जी क्लैंप क्या होता है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। हम लोग सी क्लैंप पढ़े थे ना, सेम वही सी क्लैंप ही होता है, जी टाइप, उसको जी क्लैंप भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर पॉइंट में जी क्लैंप क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जी की आकृति का एक धात्विक क्लैंप होता है। इसका प्रयोग काष्ठखंड को वर्क पेंच पर कसने हेतु किया जाता है, जिससे कि उस पर विभिन्न संक्रियाएँ समतलता से संपन्न की जा सके। ठीक है, इस तरीके से देखिए इस पर अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना है, तो इस पर लगा करके आपको जी क्लैंप को, और इस तरीके से इसका जो है विंग नट को घुमा करके और इसको इस पर फिट करके टाइट किया जा सकता है। ठीक है, जिससे हमारी जो है फिनिशिंग हो सके। ठीक है, ये जो इस चैप्टर का जो है ये आखिरी पेज है। ठीक है, इसके बाद बेसिक्स है उसको देख लेंगे एक बार। देखिए अगला पॉइंट है विभिन्न कास्ट जोड़। ठीक है, इसके नोट्स में दिया गया है, इसे देख लीजिए। दो या दो से अधिक लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कास्ट जोड़ जैसे लेप जोड़, हाउसिंग जोड़, डॉटेल जोड़ एंड टेनन मार्टिस जोड़ आदि प्रयोग होते हैं। इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए पूर्व में दिए गए अध्याय 3 सप्ताह 4-5 का अवलोकन करें। जो है जो भी चीज़ल है इसको जो है आपका चीज़ल और वाइस जो है इसको जो है 4 नंबर में या 5 नंबर पॉइंट में दिया गया है चैप्टर नंबर 3 में, उसे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही डिटेल इसमें दिया गया है। आगे देखिए आगे क्या है 4 नंबर पॉइंट में देखिए 4.11 नंबर का पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं क्या है। कारपेंट्री औजारों की देखभाल एवं अनुरक्षण। ठीक है, कारपेंट्री औजार का देखभाल एवं अनुरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कारपेंट्री, ये देखिए यहाँ पे कारपेंट्री औजारों की कारपेंट्री औजारों की देखभाल एवं अनुरक्षण हेतु निम्न बिंदुओं को अध्ययन में रखना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, औजारों को जंग से बचाइए। इसके लिए समय समय पर विशेषकर बरसात के मौसम में औजारों को धात्विक भाग पर मोबिल ऑयल अथवा ग्रीस का हल्का लेप लगा दें। ठीक है, जिससे क्या होगा उस पर कार्बन नहीं पकड़ेगी और आपका जो है औजार प्रॉपरली वर्क करेगा और उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है, प्रत्येक कार्य के अनुरूप उचित प्रकार एवं आकार के औजार प्रयोग करें। ठीक है, उचित आकार और प्रकार का आप उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जहाँ ज़रूरत है वहीं पे उसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको कहीं 100 ग्राम कहीं 250 ग्राम के हैमर का यूज़ करना हो, आप 10 केजी का यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका जो है जॉब खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ का यूज करिए। ठीक है, अगला 3 नंबर पॉइंट देखिए, नुकीले औजारों तथा तेज़ धार वाले ब्लेड्स को सावधानीपूर्वक रखें, जिससे कि उनकी नोक धार खराब ना हो और उन्हें कारीगर को चोट ना पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से उसे रखें जिससे कि उसका धार भी खराब ना हो और किसी व्यक्ति को या कारीगर जो काम करे उसे चोट ना पहुंचे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या है, जिन औजारों में हैंडल का प्रयोग किया जाता है उनका बिना हैंडल के प्रयोग न करें। यदि हैंडल फटा हुआ हो तो पहले दूसरा हैंडल लगा लें, उसके पश्चात ही उस औजार का प्रयोग करें। ठीक है, बिना हैंडल का अगर प्रयोग करेंगे तो आपके हाथ में लग सकती है, जिससे एक दुर्घटना का कारण हो सकता है, ब्लेड भी टूट सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट में देखिए 5 नंबर पॉइंट में देखिएगा, 5 नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पे काष्ठ खंडों में छिद्र करते समय ध्यान दें कि ड्रिल बिट यथासंभव कार्यखंड के समकोण पर रखें तथा ड्रिल चक में भली प्रकार कसा हुआ हो। ठीक है, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए, जिससे क्या होगा स्लिप होगा। इस तरीके से जो है ड्रिल चक या फिर
ड्रिल बीट टूट सकता है, जिससे आपको नुकसान या हानि पहुंच सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट 6 नंबर में देखिए, रेतियों, रंधों आदि आदि को आदि को प्रयोग के पश्चात साफ करके रखें। ठीक है। इससे जब उपयोग कर लें तो उसको जो प्रॉपर्ली ढंग से साफ़ करके तब उसको अच्छे तरीके से रखें, ताकि वो ख़राब ना हो, उसकी लाइफ टाइम बनी रहे। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट देखिए, किसी संक्रियाएँ को संपन्न करने के लिए औजारों पर अत्यधिक बल प्रयोग न करें, जिससे दुर्घटना घट सकती है। मान लीजिए किसी औजार पर बहुत ज़्यादा बल, जैसे मान लीजिए आप किसी कटिंग कर रहे हैं और ब्लेड पे बहुत ज़्यादा दबाव डालिए, ब्लेड टूट करके आपके हाथ में लग सकती है, जिससे दुर्घटना घट सकती है। ठीक है। इससे सावधान रहना है। ठीक। 8 नंबर पॉइंट क्या है, औजारों के कास्ट हैंडलों पर मोबिल ऑयल ग्रीस न लगाएं और हैंडल फटे हुए या टूटे हुए ना हो। ठीक है। जो हैंडल होता है उस पर ग्रीस लगाएंगे तो क्या होगा, फिसलन होगा, जिससे औजार छूट सकती है, औजार टूट सकता है या दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। ठीक है। फटे हुए टूटे हुए ना होने चाहिए, उससे हम लोगों को भली बाती देख कर यूज करना चाहिए। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला इसमें है, अतः सभी प्रकार के हस्त औजारों का अनुरक्षण रख रखाव समय समय पर आवश्यक है, जिससे कि वे अधिक समय तक उपयोगी बने रहें और कार्य करते समय अचानक ख़राब ना हो। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो कहते हैं कि टाइम पे हमारा मशीन ख़राब हो जाता है, वो ख़राब नहीं होगा, प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम आप उसका मेंटेनेंस करेंगे तो अच्छे से वो चल पाएगा। बाइक आप लेते हैं, बाइक का सर्विसिंग नहीं कराइएगा, उसमें तेल नहीं डालिएगा टाइम टू टाइम, तो ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से जो भी आपका औजार होता है, टूल्स होता है, उसको जो है प्रॉपर ढंग से रखना है। तो गाइस आपका जो है यहीं के साथ 4 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। अब ये जो है उसका जो है एक छोटे छोटे टॉपिक है, इसको भी हम लोगों को देख लेना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। ठीक है। जो हम लोग पढ़े हैं बस उसका जो है छोटा छोटा पॉइंट है। ठीक है। इसे देख लेते हैं एक बार। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा, स्टूल रूल स्टेनलेस स्टील से निर्मित होता है। इसके द्वारा कम से कम 0.5 mm अथवा 1/64 इंच की लंबाई मापी जा सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा, स्टील स्क्वायर हार्ड स्टील की पत्ती का एल आकार बना जो होता है, ठीक है, एल आकार बना हुआ स्केल होता है, जिसकी दोनों भुजाएं 90 डिग्री पर होती है। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर पॉइंट, डिवाइडर की सहायता से मार्किंग के लिए विभिन्न गोलाई व चाप लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा 200 mm त्रिज्या के विरुद्ध या चाप लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए ये वाला 4 नंबर में, विंग कंपास को, यहाँ पे विंग कंपास को किसी निश्चित दूरी तक जो है खोलने के लिए विंग लगा होता है। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे देखिए 200 mm से अधिक त्रिज्या के विरुद्ध एवं चाप लगाने के लिए ड्रेमल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, धातु पर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर महत्वपूर्ण औजार है, जिसका एक सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है तथा दूसरे सिरे को 15 से 20 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है। समझ में आगे गाइस, आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार इससे समझ लीजिए कि रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिसे हम लोग एक बार देख लेना। ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए क्या है, हथौड़े को कास्ट स्टील से फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग चादर में ग्रू बनाने अथवा उसे किसी कोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखिए क्या है, मुलायम हथौड़े को मैलेट कहते हैं, जो लकड़ी हार्ड रबर कच्चा चमड़ा नायलॉन टेफ्लॉन लेड अथवा तांबे का बनाया जाता है। ठीक है। अभी हम लोग देखें, मतलब कल हम लोग देखे थे। अगला पॉइंट है, हाथ द्वारा चादरों को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील से निर्मित कैंची नुमा औजार होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, स्निप के कटिंग ब्लेड की धार को लगभग 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अधिक मोटी चादरों को काटने के लिए शियर का प्रयोग किया जाता है। इसकी कटिंग एज को 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है,
चादरों को मोड़ने या जोड़ने में प्रयुक्त सपोर्ट स्टॉक कहलाता है, जो कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे। मैंड्रिल द्वारा धातुओं को बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तथा व्यास 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट देखिएगा, वह किनारा, एक मिनट से ऊपर कर देना, देखिएगा यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट है। वह किनारा या बॉडी जिसे फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है हेम कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए गए जोड़ सीम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए रूफिंग तथा फिलिंग के लिए ब्लेड ग्रू सीम जोड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। बेलनाकार आकृति में टेप एवं बॉटम को परस्पर जोड़ने के लिए लैप सीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। सीट मेटल के लेआउट से काटते समय इसे जोड़ने हेतु कुछ अंतराल उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि नोच कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए क्या है। यहाँ पे रिवेटों को नरम धातुओं से बनाए जाते हैं, जो तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील आदि होती है। ठीक है गाइज, देखते हैं और इसके दूसरे साइड का देख लीजिए। यहाँ पे इसे देख लेते हैं इधर साइड से। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है। रिवेट की लंबाई एवं व्यास निम्न प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। रिवेट की लंबाई एल शीर्षक की लंबाई होती है, टी प्लस 1.5 इंटू व्यास, यानी कि डी जो होता है व्यास, रिवेट का व्यास होता है, डी बराबर 12 इंटू शीर्षक की लंबाई। ठीक है, 12 नहीं सॉरी 1.2 है, 1.2 इंटू लंबाई है, टी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट है आपका लैप जोड़ में जोड़ी जाने वाली चादरों के सिरों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रिवेटिंग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। बेट जोड़ में जोड़ी जाने वाली चादरों के सिरों की टक्कर मिलान कर उन पर एक अतिरिक्त चादर का टुकड़ा रखकर रिवेटिंग की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लेटों के किनारों तथा रिवेटों के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलान के लिए कोगिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। दो प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए फ्लूडिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है। जरा देखिए कारपेंट्री में 2 फीट लंबाई तथा 4 पत्तों वाला फोल्डिंग पैमाना प्रयोग किया जाता है, जिसके अंशांकन की सूक्ष्मता 1 mm अथवा 1/16 इंच होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा पाए। देखिए अब देखिए यहाँ पे है हाथ आड़ी के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 26 इंच या 66 सेंटीमीटर है। इसके दांत की संख्या 4 से 10 प्रति इंच होती है, टीपीआई होती है। ठीक है, टीपीआई कोई पूछेगा तो टूथ पर इंच ठीक होता है। ठीक है, आगे देखिए कंपास आड़ी की लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर होती है तथा इसके द्वारा कम जगह से तिरछी कटाई की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है लकड़ी के रेशों को काटने हेतु रीप आड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रति इंच 2 दांतें होते हैं। इन दांतों का कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। क्रॉस कट आड़ी की लंबाई 25 इंच से 30 इंच होती है। इसमें प्रति इंच 5 से 7 दांतें होते हैं, जिनका कोण 70 से 85 डिग्री होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। क्रॉपिंग आड़ी का फ्रेम लोहे का बना होता है। इसके फ्रेम में लगा ब्लेड की लंबाई 5 से 8 इंच होती है। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखिए लकड़ी की सतह को समतल एवं चिकना बनाने वाला औजार रंदा कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ देखिए अगला पॉइंट है जैक रंदा की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा इसके ब्लेड की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखा पाएँ अच्छे से। देखिए
यह है चिकने रंधे की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है तथा इसका ब्लेड 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अगला फॉर्मर छेनी। फॉर्मर छेनी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। फॉर्मर छेनी का ब्लेड आयताकार होता है जिसकी चौड़ाई 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर तक होती है तथा लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है पैरिंग छेनी का ब्लेड वेवल्ड किनारों वाले तथा 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका उपयोग किसी को चीरने तथा कास्ट जोड़ की सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है। लकड़ी के खंडों में आयताकार क्षेत्र बनाने के लिए मार्टिस छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, औजारों को जंग से बचाने के लिए इन पर समय समय पर विशेषकर बरसात के मौसम में मोबिल ऑयल अथवा ग्रीस हल्का लेप कर देना चाहिए जिससे कि वो उसकी लाइफ औजार की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर आपका समाप्त होता है, 4 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम टेक्निकल ITI करके है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कोई भी वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, अब 4 नंबर के MCQ के साथ आप लोगों से मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाना वाना खाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।